रेडी। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। संयुक्त राष्ट्र की लचर एवं पक्षपाती भूमिका के चलते उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब तो यह लगने लगा है कि यदि सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार नहीं किए गए तो संयुक्त राष्ट्र अप्रासंगिक हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में परिषद के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक दुनिया बड़े परिवर्तनों की वाहक बन चुकी है। इसीलिए भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन का प्रश्न उठाता रहा है। कालांतर में इसका प्रभाव यह पड़ा कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देश भी इस प्रश्न की कड़ी के साझेदार बनते चले गए। G4 देश ब्राज़ील, भारत, जर्मनी और जापान इस मांग को निरंतर उठा रहे हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी एवं वीटोधारी देशों में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भी अपना मौखिक समर्थन इस प्रश्न के पक्ष में देते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यीय देशों में से 2/3 से भी अधिक देशों ने सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार के लिखित प्रस्ताव को मंजूरी 2015 में दे दी थी। इसके चलते अब यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे का अहम मुद्दा बन गया है। नतीजतन अब यह मसला एक तो सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करने वाले भारत जैसे चंद देशों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों की सामूहिक कार्यसूची का भी प्रश्न बन गया है। यदि संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन होता है तो इसकी सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व को समतामूलक बनाए जाने की उम्मीद बढ़ जाएगी। सुरक्षा परिषद में अभी पश्चिम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अतः सुधार किया जाता है तो इन देशों की भूमिका भी रेखांकित होगी। निर्विवाद एवं समतामूलक वैश्विक लक्ष्य साधने हैं तो सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ानी अनिवार्य है। यह संख्या बढ़ती है तो सुरक्षा परिषद की असमानता दूर होने के साथ इसकी कार्य संस्कृति में लोकतांत्रिक भावना का समावेश होगा। पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन प्रस्तावों का शामिल होना बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि तो थी, लेकिन परिणाम भारत और इसमें बदलाव की अपेक्षा रखने वाले देशों के पक्ष में आएंगे ही, इसमें संदेह है। असमानता दूर करने के लिए उचित प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षा परिषद के
अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से जुड़े मामलों पर लंबी चर्चा होगी। इसमें बहुमत से बनी सहमतियों को खारिज करने का अधिकार P5 देशों को है। ये देश किसी प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं तो यथास्थिति और टकराव बरकरार रहेंगे। साथ ही यदि किसी नए देश को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिल भी जाती है तो यह प्रश्न भी कायम रहेगा कि उसे वीटो की शक्ति दी जाती है अथवा नहीं। पर हालांकि भारत कई दृष्टियों से न केवल सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की हैसियत रखता है बल्कि वीटो शक्ति हासिल कर लेने की पात्रता भी इसमें है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनिसेफ और शांति सेना जैसे संगठन काम करते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों ने अभी इन्हें हाईजैक किया हुआ है। अतः इन देशों की ताकत के आगे ये संगठन नतमस्तक होते दिखाई देते हैं। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। इजराइल अब हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ आर पार की लड़ाई में जुट गया है। हमास के प्रमुख को उसने कुछ दिनों पहले मार गिराया था। अब उसके हवाई हमले में हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। शुक्रवार को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में निशाने बनाकर हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले किए। उसमें हिजबुल्ला के मुख्यालय पर बंकर भेदी बम गिराए गए जिसमें नसरुल्लाह मारा गया। इसे इजराइल की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अब भी इजराइल हिजबुल्ला को पूरी तरह ख़त्म करने पर अड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते अमेरिका और ब्रिटेन आदि इजराइल के समर्थक पश्चिमी देशों ने कोशिश की थी कि 21 दिनों के लिए इजराइल हमले रोक दे, मगर राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने उस प्रस्ताव को सीधे सीधे ठुकरा दिया और कहा कि जब तक वह हिजबुल्ला को ख़त्म नहीं कर लेगा तब तक हमले बंद नहीं करेगा। वह संकल्प उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी दोहरा दिया। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। ईरान ने आपातकालीन बैठक बुला ली। अगर वह सीधे इस संघर्ष में कूदता है तो सचमुच युद्ध खतरनाक रूप ले सकता है। अभी तक ईरान इस संघर्ष में नरम रुख अख्तियार किए हुए था, पर अब उस पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि अप्रैल में
इजराइल ने ईरान पर भी हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर गोले दागे थे, पर उसके बाद वह संघर्ष आगे नहीं बढ़ पाया था। ईरान के इस संघर्ष में कूदने से बाकी अरब देशों पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का दबाव बनेगा। पेजर और रेडियो बम धमाके करके इजराइल ने पहले ही हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकों को मार और अशक्त बनाकर उसकी कमर तोड़ दी थी। अब उसके प्रमुख नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद कई लोगों का मानना है कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा। इजराइल ने भी दावा किया है कि हिजबुल्लाह के हर लड़ाके पर उसकी नज़र है, मगर सच्चाई यह है कि हिजबुल्लाह इस हमले से कुछ हतोत्साहित जरूर हुआ है। उसकी ताकत शायद कम नहीं हुई है। अब भी उसके पास लाखों घातक हथियार जमा हैं, जिनका इस्तेमाल वह इजराइल के खिलाफ कर सकता है। इसलिए इजराइल का ज़्यादा ध्यान हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा नष्ट करने पर है। हालांकि युद्ध में जीत का सेहरा चाहे जिसके सिर बंधे, नुकसान दोनों पक्षों के आम लोगों को झेलना पड़ता है। पैरा, मगर पिछले कुछ वर्षों से यह स्पष्ट है कि युद्ध की स्थितियों को टालने में जैसी भूमिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की होनी चाहिए, वह बिल्कुल नहीं दिखी है। उधर रूस यूक्रेन संघर्ष जारी है, इधर इजराइल हमास और हिजबुल्लाह का संघर्ष तेज होता जा रहा है। कोरोना काल के बाद से पूरी दुनिया आर्थिक संकटों का सामना कर रही है। आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। ऐसे में कुछ देशों की नाहक जिद और सनक की वजह से स्थितियां और चुनौतीपूर्ण हो रही हैं, मगर अमेरिका, ब्रिटेन आदि सुरक्षा परिषद में दबदबा रखने वाले देश अपने निजी स्वार्थों और आर्थिक समीकरणों के तहत चुप्पी साधे हुए हैं। पहले गाजा पट्टी में इजराइल ने हजारों बेकसूर लोगों को मार डाला, लाखों घर ध्वस्त कर दिए। अब वही काम लेबनान में कर रहा है। वहाँ के आम लोगों की जिंदगी सांसत में है। आखिर उसे मानवता का तकाजा कौन याद दिलाएगा। समाप्त।